नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सस्ती प्राइवेट आईटीआई में। एक बार फिर से हम अवेलेबल हैं यहाँ पर आपको सीबीटी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं लगातार, उसका एक अगली सीरीज़ लेकर। आज के इस सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर के क्वेश्चन देखेंगे फिटर के। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। आइए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखेंगे आपका सेकेंड ईयर मॉड्यूल 1 असेंबली चैप्टर चल रहा है आपका पार्ट 1 का। इसके कई सेट हम बनाएंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी में। आप सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, आपको जानने के लिए, आप पढ़ने के लिए सभी सीरीज़ को लगातार सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। सेट 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को एक एक सेट करके हम बनाते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से कि लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, यानी संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए पिलर फाइल, बी स्क्वायर फाइल, इस ऑप्शन सी में देख रहे होंगे आप ड्रेड नॉट फाइल है, ऑप्शन डी देख रहे होंगे स्विस पैटर्न फाइल है। तो आपको इसमें जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जानते हैं कि कहीं पर बात की जा रही किसकी, नैरो वर्क की बात की जा रही है। तो नैरो वर्क यानी कि सकरे चीज़ के लिए, यानी सकरा हिस्सा है उसमें आपको फाइलिंग करनी है। और स्पेशल फाइल है ये, देखिए वर्ड लिखा हुआ है ना, स्पेशल फाइल है ये, विशेष फाइल है। तो इसके अनुसार आप जानते हैं कि आइए इसका आंसर क्या होगा, सही पिलर फाइल इसका राइट आंसर होगा। स्क्वायर फाइल होती है तो स्क्वायरिंग से कहीं पे स्क्वायर से बनाना हो, ऐसे कुछ ऐसी आकृति हो और इसमें कोड वोड एंगल उंगल सही करना हो, ठीक है, स्क्वायर से बनाना हो किसी जॉब में, तो वहाँ पर स्क्वायर फाइल का यूज़ करते हैं। ड्रेड नॉट फाइल, स्विस बटन फाइल से स्पेशल फाइल है, उनका भी अलग अलग यूज है। अभी पिलर फाइल इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप कि स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। आप स्लॉटेड कैसल नट के बारे में जानते होंगे, कैसल नट होता है उसमें स्लॉट कटे होते हैं ऊपर, कुछ ऐसे स्लॉट कुछ ऐसे आपका स्लॉट नट होता है, नट आपका कुछ ऐसे बना होता है। इसमें क्या होता है, झिर्रियाँ कटी होती हैं। स्लॉट कटने का तात्पर्य क्या है कि इसमें झिर्रियाँ कटी होती हैं ऐसे। इन्हीं झिर्रियों को बोला जा रहा है कि ये झिर्रियाँ जो कटी होती हैं किस कारण वश होती हैं। ऑप्शन ए आपके स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए होती हैं, ऑप्शन बी है अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन सी है नट का वजन कम करने के लिए, डी में आप देखेंगे तो आसान से हटाने और फिट करने के लिए, यानी फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट के लिए होता है। तो आप जानते हैं कि देखिए चूँकि झिर्री कटी हुई है इसमें आपका, तो स्लॉटेड कैसल नट में जो स्लॉट दिए जाते हैं वो आपको स्प्लिट पिन जो होता है आपका, स्प्लिट पिन कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ा ज़्यादा बन गया, ये ऐसे स्प्लिट पिन होती है। स्प्लिट पिन को इसी के अंदर डाल के लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो लॉकर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वही आपका सटीक आंसर है इसका। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए कैस्टल नट में स्लॉट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फिगर दिया हुआ है, ये गेज है, आप देख रहे होंगे ध्यान से, एक गेज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। एक देखिए गो नो गो लिखा हुआ है आपका, तो इस लिमिट गेज का नाम पूछा जा रहा है। ये एक फिगर है जो कि लिमिट गेज का नाम पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन देखिए प्लेन रिंग गेज है, बताना कि ये गेज कौन सा है आपका। प्लेन रिंग गेज है, ऑप्शन बी टेपर प्लग गेज, सी में प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, डी में आपका ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज है। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए नो गो और गो एक ही साइड में, हैंडल के जो हैंडल आपका दिया हुआ है, हाथ से इसको पकड़ के हम चेक करते हैं, वो आपका क्या है, नो गो और गो एक ही साइड में दिया हुआ है, यानी एक ही, यानी प्रोग्रेसिव रूप में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज होगा इसका सही आंसर आपका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं।
टेपर प्लग गेज दिया हुआ है, प्लेन प्लेन गेज है वो अलग अलग गेज है, अभी आएगा इसके विषय में और बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस गेज का नाम पूछा जा रहा है कि इस गेज का नाम क्या दिया हुआ है। फिर से वही अगर क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि गेज दे दिया है, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो इस गेज को ध्यान से देखिए और ऑप्शन जो है आपके रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज और टेपर प्लग गेज, 3 गेज दिए हुए हैं। एक गेज दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन हैं। उनमें से आपको बताना है कि ये जो गेज दिया हुआ है कैसा है। रिंग गेज है तो आप देख रहे हैं ऑप्शन जो आपके रिंग गेज हैं, प्लग गेज हैं, टेपर रिंग गेज हैं और टेपर प्लग गेज है आपका। तो ध्यान देखेंगे एक रिंग की तरह ये बना हुआ है, तो ये जो कि रिंग की तरह बना हुआ है तो रिंग गेज ही होगा। इसमें ज़्यादा तो समझने वाली चीज़ है नहीं, आपको पढ़े हुए हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि रिंग गेज में आता है आपका। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? रिंग गेज है। रिंग गेज देखिए प्लेन भी होता है, नॉर्मल सरफेस को चेक करने के लिए। अगर इसमें थ्रेड कटी हो तो थ्रेड रिंग गेज भी इसी का कैटेगरी का आता है आपका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रिंग गेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मिलने वाले भावों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में देखेंगे, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, यानी दो मिलने वाले पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं, किस गेज से चेक करते हैं, उसी गेज का नाम बताना है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, स्लिप गेज दिया हुआ है, प्लग गेज दिया हुआ है, फीलर गेज और रेडियस गेज। चूँकि आप जानते हैं कि रेडियस गेज से क्या होता है, रेडियस चेक की जाती है किसी जॉब का अगर ये हिस्सा मान लीजिए ऐसे रेडियस बना हुआ हो तो इस रेडियस को चेक करते हैं, या ऐसे मतलब फिलेट बना हुआ तो इस फिलेट को चेक करते हैं हम रेडियस गेज से। फिलर गेज दिया हुआ है, प्लग गेज है, तो प्लग गेज एक तरीके से क्या है आपका, ये गो और नो के कैटेगरी में आता है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? फीलर गेज इसका सही आंसर है। ठीक, फीलर गेज से क्या करते हैं हम, दो मेटिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी इसका सही राइट आंसर है। रेडियस गेज बता दिए हैं, इससे रेडियस चेक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन है यहाँ पर, वैक्स मोम का प्रयोग किया जाता है या कैरोसिन का, या ऑप्शन सी में आपका सोल्यूबल ऑयल है, और ऑप्शन डी आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए स्लिप गेज के बारे में आप जानते होंगे, स्लिप गेज जैसे आयताकार शेप में बनी होती हैं, ये मापने के लिए यूज की जाती हैं। साइन बार होता है ना, साइन बार में सब किसी चीज़ का टेपर या एंगल चेक करना होता है किसी जॉब का, तो उसमें क्या करते हैं, स्लिप गेज का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, एक छोटे से लेके बड़े साइज़ में अलग आते हैं, इसमें की ग्रेडिंग अलग अलग होती है। इसमें देखिए तो मेन क्या ध्यान दीजिए कि किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है स्लिप गेज को साफ करने के लिए। तो इसका जो है आपका जो स्लिप गेज को साफ करने के लिए आपका ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ही प्रयोग किया जाता है। सबसे बेस्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड को माना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से स्लिप गेज को साफ किया जाता है। इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है कि केरोसिन मिट्टी का तेल है, तो ये लैपिंग में प्रयोग किया जाता है, जो कूलेंट के रूप में है। सोल्यूबल ऑयल है तो ये कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका यहाँ पे कोई यूज है नहीं इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर क्या है आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका सही आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देख रहे हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कराया जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? बोला जा रहा है कि लैपिंग प्लेट है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? विच मटेरियल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? चार्जिंग के बाद किस मटेरियल से या किस सामग्री से आप लैपिंग प्लेट को धोते हैं, उसी का नाम बताना है आपका। ऑप्शन ए में देखेंगे आप, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑयल है, ऑयल से धोते हैं, या केरोसिन ऑयल से, ऑयल में तो सिंपल ऑयल की बात की जा रही है, या कूलेंट ऑयल से, या ऑप्शन डी है आपका पेट्रोलियम जेली से। तो इसका देखिए सही आंसर आपको क्या है? पेट्रोलियम जेली से। एक मिनट, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद ना लैपिंग प्लेट की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? केरोसिन होगा। पेट्रोलियम जेली तो आपका यूज की जाती है
इसका जो सही आंसर पहले जान लीजिए कि इसका सही आंसर केरोसिन होगा। पेट्रोलियम जेली जो प्रयोग की जाती है वो स्लिप गेज को साफ जंग से बचने के लिए लगा कर रख दी जाती है, जिससे कि स्लिप गेज पे जंग ना लगे। क्योंकि स्लिप गेज बहुत क्या बोलते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट होती है बहुत हाई होती है, बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए क्या होते हैं उसको जंग ना लगे, इससे कि उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, उस एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं उस पर पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आ गया वही सेम क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे हम। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए तो अभी आपको बताए हैं कि जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं। इसे क्या आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ऑयल है आपका ऑप्शन, ऑयल, वैक्स, मिट्टी के तेल की बात की जा रही है, और पेट्रोलियम जेली की। तो क्या होता है इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली लगाकर स्लिप गेज को रख दिया जाता है। पेट्रोलियम जेली लगाने से क्या होता है, जैसे कि क्या होता नहीं है, जैसे कि हम लोग कोई वाहन चलाते हैं तो चीज़ों पे ग्रीसिंग करते रहते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे। तो बस सेम इसीलिए करते हैं, स्लिप गेज में भी जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का हम यूज करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी एक निश्चित हाइट में या निश्चित ऊंचाई के लिए आपको स्लिप गेज की चाहिए, तो स्लिप गेज को प्रक्रिया जो एक पूरा सेट ब्लॉक बनाते हैं हम, उस ब्लॉक को बनाने की प्रक्रिया क्या है और किस माध्यम से बनाते हैं। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका ऑप्शन है कि सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। रिंगिंग को आप जानते होंगे कि दो स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिंगिंग बोलते हैं। एक दूसरे पे कुछ ऐसे स्लैब करके उसको टच कराते हैं तो उसको रिंगिंग बोला जाता है। ऑप्शन बी है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की अधिकतम संख्या। ऑप्शन सी में देखेंगे ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित। स्लिप गेज आपकी कई ग्रेड की होती है, उसी में से ग्रेड जीरो की बात की जा रही है। ऑप्शन डी आप देखेंगे छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरुआत करें। तो इसका देखिए सही आंसर जो आपका है ना, स्लिप गेज छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। यदि मान लीजिए कुछ साइज का हाइट का बनाना है आपको, पूरा ब्लॉक बनाना है, तो क्या करते हैं पहले छोटी छोटी स्लिप गेज होती है उसको रिंगिंग के माध्यम से एक दूसरे में मिला देते हैं। जब बनता चलाता है उसके बाद छोटी छोटी मिलाने के बाद फिर बड़े स्लिप गेज में उसको हम मिलाते हैं हम। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इसका एकदम सटीक आंसर है और राइट आंसर है आपका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है आपका, छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करेंगे। ठीक, इसका सही आंसर यही है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए एक गेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम पूछा जा रहा है। इसको जो चैप्टर है आपका इसमें गेज से काफ़ी क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर ये आपका असेंबली से बिलोंग करता है, तो इसमें सब असेंबली चेक करने के टूल इसमें इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, मेजरिंग टूल है सभी आपके। तो पूछा जा रहा है कि जो गेज है इस गेज का नाम क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि देखेंगे ऑप्शन ए प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज है आपका, और एडजस्टेबल स्नैप गेज है। तो इसको यदि आप देखिए आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये गेज तो है, ये आपका गेज तो है, ये आपका स्नैप गेज है। एक तरीके से पहले बात तो क्या है, ये आपका एक है स्नैप गेज, जैसे कि ये स्नैप गेज की भी बात की जा रही है यहाँ पर है। और ऊपर से क्या है, ये सिस्टम देख रहे हैं, ये एडजस्टेबल सिस्टम टाइप का है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? एडजस्टेबल स्नैप गेज आपका होगा सही इसका आंसर, एडजस्टेबल स्नैप गेज। अब प्लेन स्नैप गेज क्या होता है? ऐसे प्लेन पार्ट है उसके प्लेन चेक करने के लिए होता है। थ्रेड स्नैप गेज क्या होता है? उसमें जो आपका जॉब होता है उसमें अगर थ्रेड कटी हो तो थ्रेड को चेक करने के लिए, यानी कि ऐसा स्नैप गेज जिसे कि हम थ्रेड चेक करें उसको थ्रेड स्नैप गेज बोलेंगे। यदि थ्रेड का पिच चेक करते हैं तो उसको थ्रेड पिच गेज बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन आप देते रहिएगा, जिससे कि पता चले कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और हम तो आंसर बता ही रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? तो ऑप्शन आपके हैं कि फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग से आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, या टर्निंग से, ऑप्शन सी है आपका ग्राइंडिंग से, या ऑप्शन डी है आपका लैपिंग से। तो देखिए फाइलिंग
सामान्य कार्यों में क्या दिया जाता है, ऐसे कि फ्यूचर के स्टूडेंट होते हैं, पहले उन्हें आप जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, पहले फाइलिंग करना ही सिखाया जाता है। ठीक है, फाइलिंग करना ही सिखाया जाता है। तो ये इसकी एक्यूरेसी इन तीनों में जो चारों आपसे ऑप्शन दिए हुए सबसे कम होती है। इसका जो सटीक आंसर है आप इसका लैपिंग, लैपिंग की जो एक्यूरेसी होती है, फिनिशिंग एक्यूरेसी, जो डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात की जा रही है, बहुत तगड़ी होती है, यानी हाई ग्रेड की होती है आपकी। ठीक, जो लैपिंग ऑपरेशन होता है, लैपिंग ऑपरेशन वो हाई डिग्री का होता है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 नंबर का? 11 नंबर का सही आंसर आपका 11 होगा, डी आपका, लैपिंग होता है इसका। डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है, लैपिंग का इसका एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जा रही है कि किस अपघर्षक या अब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। देखिए हिंदी है, अलौह धातु लिखा हुआ है, सामान्य पढ़िए इसको कि अपघर्षक क्या है। बात किया जा रहा है अब्रेसिव की कि माइल्ड स्टील, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइल्ड स्टील और अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, या डायमंड का प्रयोग करते हैं, या बोरान कार्बाइड का, या फ्यूज एल्यूमिना का। ऑप्शन आपके देख लीजिए एक बार। क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, बोरान कार्बाइड और फ्यूज एल्यूमिना। आप जानते हैं कि चूंकि माइल्ड स्टील और नॉन फेरस मेटल जो सॉफ्ट मेटल है, इनका जो ग्राइंडिंग करने के लिए एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है वो आपका फ्यूज एल्यूमिना प्रयोग किया जाता है, फ्यूज्ड एल्यूमिना प्रयोग किया जाता है। इनके लिए एकदम सटीक है आपका फ्यूज एल्यूमिना प्रयोग करेंगे, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी बढ़िया मेंटेन रहेगी। माइल्ड स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए जो लैपिंग की जाती है आपकी फ्यूज एल्यूमिना से की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। लैपिंग प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट पे क्या होता है, ऐसे कि लैपिंग प्लेट मान लीजिए आपकी कुछ ऐसे, एक लैपिंग प्लेट आपकी कुछ मान लीजिए ऐसे दी रहती है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं ऐसे, यहाँ पर ग्रुप्स कटे होते हैं। तो इस ग्रुप्स की पूछा जा रहा है कि इन ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये दिए क्यों जाते हैं आपके जो ग्रुप्स हैं आपके, ये ग्रुप्स दिए क्यों जाते हैं। तो इसका आपको बताना है कि इसी ध्यान को कि दिया क्यों जाता है। इसके ऑप्शन है आपके कि विस्तार की अनुमति देने के लिए, क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, या मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए है। तो विस्तार देने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, विस्तार देने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये गलत है। क्लियरेंस प्रदान किया जाता है, क्लियरेंस की भी बात इससे नहीं होती है ग्रुप्स की। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है आपका कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए जो ग्राइंडिंग एलिमेंट होते हैं आपके लैपिंग, ठीक है, लैपिंग एलिमेंट जो होते हैं एब्रेसिव होते हैं, तो क्या करते हैं इस लैपिंग प्लेट के बीचों में फंसे रहते हैं, जिससे कि लैपिंग आपका आसानी से होता है। यदि ये ग्रुप्स नहीं रहेंगे तो लैपिंग एलिमेंट्स इसमें नहीं रह पाएंगे। तो वही आपका दिया हुआ है कि टू रिटेन द एब्रेसिव, यानी कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी है आपका, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए हम लैपिंग प्लेट्स में जो होते हैं ग्रुप्स वही बनाए जाते हैं। यानी ग्रुप्स का उद्देश्य क्या होता है? अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक बॉक्स बना हुआ है, इस पढ़े होंगे, आपको बॉक्स दिखाई दिया होगा। आज देखते हैं इस बॉक्स को देख के आप क्या पहचानते हैं, ये इसमें से आप कौन सा ऑप्शन आप बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सरफेस हार्डनिंग की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, नाइट्राइडिंग है, या पैक कार्बोराइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, या इंडक्शन हार्डनिंग है। इस बॉक्स को देखे होंगे, इस बॉक्स में जो जॉब होता है आपका, जिस चीज़ को भी हार्ड करना होता है उसके अंदर रख के इसको बंद कर देते हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट रखे जाते हैं जिनके माध्यम से वो आपका जॉब हार्ड होता है। इस बॉक्स के अंदर अपने जॉब को रख देते हैं, कुछ इसमें एलिमेंट होते हैं, इसके माध्यम से आपका जो जॉब होता है वो हार्ड हो जाता है। तो सरफेस हार्डनिंग की बात की जा रही है। तो इसका जो पैक कार्बोराइजिंग, देखिए एक पैकिंग किया हुआ है ये आपका, तो कार्बन की लेयर चढ़ाई जाती है,
कार्बन की, चूँकि जानते हैं जो मेटल होता है आपका जनरली आयरन है, तो आयरन की कठोरता कैसे बढ़ती है? इसमें कार्बन की मात्रा को यदि बढ़ा दिया जाए एक निश्चित सीमा तक, तो हार्डनेस आपकी बढ़ती चली जाती है। तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस बॉक्स में आप अपने जॉब को या अपने जो भी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसको डाल के क्या करते हैं, पैक करके बंद कर देते हैं। तो जिससे कि क्या होता है, वो आपका सरफेस से पूरा हार्डनिंग हो जाती है, पूरी सरफेस के जो जॉब होता है, सरफेस आपका हार्ड हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये पैक कार्बोराइजिंग है आपका। इसका सही आंसर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। ये भी देखिए है क्वेश्चन कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ये एक विधि दी हुई है, ये भी एक हार्डनिंग करने की विधि है। इसको भी आप देखे होंगे कि एक जॉब है जिसमें कि एक देख रहे हैं, ये आग लगी हुई है, से फ्लेम है आपका, ये फ्लेम दिख रहा है। तो पूछा जा रहा है जो हार्डनिंग करने की विधि है कौन सी है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है नाइट राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो चूंकि देखिए ऑप्शन में आपका जनरली क्वेश्चन फिगर में दिखाई दे रहा है कि फ्लेम से इस हिस्से को हार्ड किया जा रहा है। तो क्या करते हैं कि पहले फ्लेम से इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद तेज़ी से इसको ठंडा कर देते हैं, जिससे कि इसका जो हिस्सा होता है, किनारे वाला हिस्सा, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, वो हमारा ये हिस्सा हार्ड हो जाता है। तो ये फ्लेम से चूंकि हार्ड किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, फ्लेम हार्डनिंग ही आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फ्लेम हार्डनिंग है। हार्डनिंग करने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे कि आपका है नाइट्राइडिंग है। तो नाइट्राइडिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन के माध्यम से सरफेस को या किसी जॉब के सरफेस को हार्ड किया जाता है। केस हार्डनिंग में क्या होता है कि जॉब के केवल ऊपरी हिस्से को, केवल जो हमें आवश्यक होता है उसी हिस्से की केवल हमें हार्डनिंग की जाती है। फ्लेम हार्डनिंग में आप पूरा भी कर सकते हैं और चाहे तो आवश्यकता अनुसार भी कर सकते हैं। जो आपका काम लेथ मशीन होती है ना, लेथ मशीन का जो बेड होता है, वो लेथ मशीन का जो बेड होता है, लेथ मशीन जो लेथ मशीन का बेड होता है, लेथ मशीन का जो बेड होता है, वो आपका फ्लेम हार्डनिंग के माध्यम से हार्ड किया जाता है। और इंडक्शन हार्डनिंग की बात की जा रही है, तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, ये करंट के माध्यम से इंडक्शन फ्लो का यूज करके जॉब को हार्ड किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा का उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए। यानी कि उस एक उष्मा उपचार प्रक्रिया के नाम पूछा जा रहा है, जिसमें कि ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, अनिलिंग है, हार्डनिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन के ऊपर फिर से पढ़ लीजिएगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत यानी हार्डन स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए, यानी स्टील आपका जो है वो हार्ड है, उसको फिर से हीट किया जा रहा है और फिर ठंडा किया जा रहा है। तो ऐसी जो प्रक्रिया की जाती है, जिस भी प्रक्रिया के लिए, वो उसका नाम पूछा जा रहा है, यानी उष्मा उपचार का नाम पूछा जा रहा है। तो जानते हैं कि ऐसा करने के लिए क्या होता है, न तो अनिलिंग में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये गलत है आपका, न तो हार्डनिंग में, क्योंकि ठंडा करने हार्ड कर क्या बोलते हैं, गर्म कर हीट करने की बात की जा रही है। इसका सही आंसर क्या आपका देखिए है, टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग। ठीक, अनिलिंग नॉर्मलाइजिंग क्या है कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाता है, ये आपका है। हार्डनिंग में क्या होता है, किसी जॉब को आप हार्ड करते हैं, हार्ड करने की बात हार्डनिंग में की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेम्परिंग। ठीक, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, टेम्परिंग होगा। उष्मा उपचार की चार विधियाँ मिल ली हैं, जैसे अनिलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है। ये आपको पता होना चाहिए कि किन में क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? पीछे देखिए टेम्परिंग किया जा रहा था, इसका यहीं पर अगले क्वेश्चन में इसका उद्देश्य पूछ लिया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है टेम्परिंग का। तो ऑप्शन ए में देखेंगे, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए होता है। इस टेम्परिंग प्रक्रिया का जो टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, टू ऐड कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी है आपका, रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए। ऑप्शन डी में ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि ऑप्शन ए में ध्यान देखेंगे, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए हुआ है। तो काटने की क्षमता मतलब कि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यानी हार्डनेस बढ़ा रहे हैं, तो ये हार्डनिंग की बात की जा रही है। टेम्परिंग के तरह से कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने की बात की जा रही है, तो अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग की बात की जा रही है।
और ग्रेन संरचना को रिफाइन करना, ये भी आपका अनिलिंग नॉर्मलाइजिंग की बात की जा रही है। अब ये देखिए ऑप्शन जो डी है आपका, इसमें बात की जा रही है कठोरता की और टफनेस की बात की जा रही है। और टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है कि किसी जॉब को आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी जॉब को जितना आप हार्ड करते हैं, वो हार्ड तो होता है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी टफनेस घटती चली जाती है। तो क्या है कि आपको जॉब मतलब कोई कटिंग टूल है, उसकी आप कोई कटिंग टूल है काटने वाला काम करता है, उसकी धार है ऐसी, तो धार तेज हो जाएगी, कटेगा जरूर, लेकिन वो हार्ड हो जाता है, टूट जाता है भी। तो हार्ड के साथ साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। तो ब्रिटलनेस को भी कम करना पड़ता है, इसलिए क्या किया जाता है, आप कठोरता और टफनेस को ध्यान में रखेंगे, टेम्परिंग आप करेंगे। इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी है। टेम्परिंग का मेन उद्देश्य क्या है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील में अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया होती है अनिलिंग। ऑप्शन है आपके ए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, काटने की क्षमता की बात की जा रही है। ऑप्शन बी में देखिए घिसने के प्रतिरोध की बात की जा रही है, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है आपका आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए है। और ऑप्शन डी है आपका क्या है, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को पुरस्कृत करने के लिए है आपका है। तो देखेंगे आप, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए तो बता दिए कि इसमें हार्डनेस किया जाता है, काटने की क्षमता बढ़ाना हो तो इसमें क्या करते हैं, हार्डनेस बढ़ाते हैं। घिसने के प्रतिरोध की बात की जा रही है, सेम वही चीज़ है जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी वही है, इसमें भी हार्डनेस बढ़ाई जाती है। इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाता है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी को देखेंगे आप, इसमें दिया स्टील के ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए है। तो 18 का जो आपका आंसर है, आपका 18 का ये देखिए, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के क्या होता है ना, इसमें इसको अनिलिंग करते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करना हो तो अनिलिंग करते हैं, और इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना हो तो इसको करते हैं हम, ये स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लिखते हैं इसको, इसको क्या करते हैं हम, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग किया जाता है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाता है। ऐसे किसी जॉब पे क्या होता है, कोई ऑपरेशन कर दीजिए, मान लीजिए हैमर से प्रेस होता है, हैमर से मान लीजिए आप पीटने काम करते हैं, किसी मशीन का उस पर दबाव पड़ता है, तो क्या होता है ना, कहीं पे किसी जॉब को आप मोड़ रहे हैं, फोल्ड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रेस पड़ जाता है। तो इसी स्ट्रेस को आप नहीं निकालते हैं ना, तो ये क्या होता है कि स्ट्रेस से जॉब, आपका जो जॉब रहेगा वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसी इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना पड़ता है, इसके लिए आप अनिलिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका, सी इसका सही आंसर है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एक फिगर बना हुआ है, फिर पूछा जा रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि इसी का नाम क्या है, यानी इस की का क्या नाम है। एक की यहाँ पे दी हुई है, की है, इसको चाबी बोलते हैं। एक साफ्ट से क्या होता है, पुली पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। पुली पर, साफ्ट पे से पुली पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम पुली का प्रयोग करते हैं। साफ्ट है आपका, साफ्ट पे क्या करते हैं, पुली लगा देते हैं ऐसे, पुली। पुली पे क्या करते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, गियर लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये की लगी हुई है उसका काम होता है कि जो शाफ्ट घूम रही है, इस रोटेशन को यानी इस पावर को क्या करें आप, हम इस पुली पर भी हम ट्रांसफ़र करें। तो इस की का नाम पूछा जा रहा है। ये की कौन सी है, ऑप्शन है आपका संग की, बी है फीदर की, ऑप्शन सी है आपका फ्लैट सैडल की, ऑप्शन डी आपका हॉलो सैडल की है। इसको देखेंगे, ये हिस्सा जो है रोटेट किया हुआ है, यानी राउंड शेप में मुड़ा हुआ है। तो चूँकि राउंड शेप में मुड़ा हुआ है तो आप तुरंत बताएंगे क्या है आपका, ये फेदर की है। क्या है ये, फेदर की है। संग की क्या होता है, संग की पैरेलल शेप में होती है, फ्लैट सैडल की भी पैरेलल होती है आपकी, हॉलो सैडल की आपकी दूसरे टाइप की होती है, वो अलग है। तो ये आपका इसका सही आंसर क्या होगा, फेदर की होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि कुंजी का उद्देश्य क्या है। की का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, यानी जो चाबी होती है, जैसे कि आप पीछे बता चुके हैं हम। पूछा जा रहा है ऑप्शन क्या है आपका, कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी टार्क को संचारित करने के लिए। ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है असेंबली पर्पज, असेंबली के कार्य के लिए। ऑप्शन सी है आपका लॉक द असेंबली पार्ट, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए। ऑप्शन डी है आपका मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना।
तो की का कोई भी काम क्लियरेंस के पर्पज में नहीं किया जाता है, इससे आपका आंसर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। देखिए ये एलिमिनेटर प्रोसेस है, क्वेश्चन आंसर आप निकाल सकते हैं, जो रॉन्ग है उसको काट दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका सही होगा। असेंबली भाग को लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए यूज नहीं किया जाता है कि आपका। फिर बोला जा रहा है असेंबली के कार्य के लिए, असेंबली के कार्य के लिए होता है, लेकिन इसका मेन पर्पज क्या होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करने के लिए, अभी बताया ना कि पुली होती है, क्या बोलते हैं, शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे पुली लगी होती है, शाफ्ट को आप पावर देके चलाते हैं, और चूंकि शाफ्ट घूमती है तो पुली भी घूमेगी, चूंकि पुली को क्या करते हैं, इस की के माध्यम से शाफ्ट में हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 21, देखिए की वे टेपर, बात किया जा रहा है कि की वे टेपर का अनुपात क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई की होती है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि कोई की है, मान लीजिए आपकी, ये मान लीजिए आप क्या कुछ ऐसे, एक मान लीजिए कि ये आपका एक आयताकार की है, ठीक है, तो ये तो फ्लैट है आपका, पूरा पैरेलल एकदम प्लेन है, एक टेपर की होता है, तो ये पूरा बोला जा रहा है जो की वे टेपर होता है, यानी की हो यदि अब टेपर हिस्सा हो, ये हिस्सा जो आपका हो टेपर हो, तो जो टेपर है उसका रेशियो कितना होता है। क्योंकि टेपर आप जानते हैं कि मॉस टेपर, जर्नो टेपर, अलग अलग टाइप के टेपर होते हैं, तो की वे टेपर की बात की जा रही है कि की का जो की वे टेपर होता है, जो की होता है आपका पुली होती है, पुली शाफ्ट में एक स्पेस कटा होता है। अब चूंकि पुली और शाफ्ट को लॉक करना होता है, तो पुली में क्या होता है कि आपका जैसे कि एक पुली है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और इसमें मान लीजिए कि एक होल है, और इसमें क्या है, ऐसे एक शाफ्ट लगाई जाती है इसके आर पार, ठीक है, ये आपकी शाफ्ट है, और यहाँ पे स्लॉट कटा होता है कुछ ऐसे, ठीक। तो अब ये हिस्सा जो आप की होती है, कुछ की का कुछ हिस्सा आपके शाफ्ट में एंट्री करता है, और कुछ हिस्सा उसका एंट्री करता है आपका पुली के अंदर। तो जो स्पेस, जो रास्ता मिलता है, जो वे होता है, उसी का टेपर पूछा जा रहा है आपका। तो की वे टेपर का ऐसा सटीक आंसर देखिए, पहले ए देख लीजिए, 119 दिया हुआ है हमारे रेशियो, बी में आपका कुछ दिया हुआ है, सी में है, इसका स्पेसिफिक आंसर इसका डी होता है आपका, ऑप्शन 21, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन जो आपका है डी होता है, 1:100 आपका की वे टेपर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा जा रहा है इस की का नाम क्या है। फिर यहाँ पर एक की दी हुई है, इस की का एक की दी हुई है, इस की का नाम पूछा जा रहा है। इस की को देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है, इसकी को देखिएगा यहाँ पर बना के एक सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, और एक अलग से की बनाई गई है। इस की का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या आपके हैं, टेपर संघ की, ऑप्शन बी में आपका फ्लैट शटल की है, ऑप्शन सी की बात की जा रही है पैरेलल संघ की है, ऑप्शन डी हॉलो शटल की है। तो देखने से प्रतीत हो रहा है कि क्या है, टेपर की है। तो ऑप्शन देखिए, पहली बात तो ये सैडल की है, क्लियर हो गया आपका, और संघ की है आपका, और ये क्या है, टेपर है। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर आपका ऑप्शन ए है आपका, ये टेपर संघ की, यानी 22 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ये जो की आपकी टेपर संघ की है। और चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन तेजी से देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्वेश्चन यहीं से सटीक आएंगे आपके, ऐसे आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की देखिए बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी है। बात देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूज फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है, सेल्फ टैपिंग की बात की जा रही है। आप चूंकि जानते हैं कि टैपिंग क्या, टैप का मतलब क्या होता है, टैपिंग का इंटरनल थ्रेड काटना, किसी जॉब के अंदर आंतरिक चूड़ी को काटना ही टैपिंग कहलाता है। अब सेल्फ है यानी कि ऐसी कोई विधि हो जिसके माध्यम से आंतरिक जॉब में अपने आप चूड़ी कट जाए, सेल्फ थ्रेडिंग हो जाए। तो वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सेल्फ पियर्सिंग, ऑप्शन बी थ्रेड कटिंग, ऑप्शन सी थ्रेड फॉर्मिंग है, ऑप्शन डी आपका हैमर ड्रिवन स्क्रू है। तो हैमर ड्रिवन स्क्रू कोई तात्पर्य नहीं, यहाँ पर थ्रेड फॉर्मिंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है सेल्फ टैपिंग की है। तो इसका होगा आपका थ्रेड कटिंग। एक सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है, उसको क्या करते हैं, जॉब में एंट्री करा के जब उसको
इस रिंच के माध्यम से कसते हैं तो अपने आप से थ्रेड के जॉब के अंदर ही चूड़ी बनाते हुए अंदर कसा जाता है। तो थ्रेड कटिंग जो सेल्फ टैपिंग है वो आपका थ्रेड कटिंग से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं एकदम। कि विंग नट की बात की जा रही है कि विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विंग नट का ऑप्शन देख लीजिए पहले कि कोच निर्माण कार्य में किया जाता है, कोच बिल्डिंग वर्क में। ऑप्शन बी है भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में। ऑप्शन सी है आपका ढीला और कस को रिंच के बिना। ऑप्शन डी है आपका प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, यानी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। सजावटी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन सी देखेंगे ढीला और, यानी इसका जो हिंदी है ना रूपांतरण वो सही नहीं है, ढीला और कस को रिंच के बिना। इसी इंग्लिश पढ़िए, लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, यानी रिंच के बिना आप क्या करते हैं, इस रिंच के बिना आप इस स्क्रू को यानी इस नट को आसानी से खोल सकते हैं और कर सकते हैं, और ढीला आप कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, लूज एंड टाइट कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। आपका जो हेक्सा होता है, हेक्सा थिएटर में वर्कशॉप में जाते हैं पहले दिन आपको हेक्सा पकड़ाया जाता है। तो जो हेक्सा आपको मिला जाता है उसमें क्या होता है, हेक्सा के साइड में आपका विंग नट लगा होता है, इसको आप हाथ से ही, हाथ की 2 उंगलियों के माध्यम से आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा। ठीक, लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, विंग नट का यहीं पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पर आपको आसानी से बिना जहाँ पर रिंच का यूज ना करना पड़े और हाथ से ही ढीला और कस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गेज का नाम क्या है। इसको जो चैप्टर है आपके गेज काफ़ी आगे हैं। एक गेज दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें क्या है, पत्तियाँ लगी हुई हैं स्टील की पत्तियाँ लगी हुई हैं। पूछा जा रहा है कि स्टील की पत्तियाँ यानी कि जो गेज का नाम है क्या है आपका। ऑप्शन ए पिच गेज है, ऑप्शन बी एंगल गेज, ऑप्शन सी फीलर गेज है, ऑप्शन डी आपका रेडियस गेज है। तो पिच गेज से पिच चेक किया जाता है, तो उस पर थ्रेड बनी होगी, थ्रेड तो बना है नहीं, किसे पिच गेज होगा आपका। एंगल गेज ऐसा नहीं होता है। फीलर गेज अभी आपको बताएं कि फीलर गेज क्या होता है, 2 पार्टों के बीच का गैप चेक किया जाता है। ठीक है, फिलर गेज से क्या करते हैं, फिलर गेज सेम ऐसे बना होता है लेकिन उसका शेप क्या होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ऐसे नुकीले टाइप में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, रेडियस गेज। आप देख रहे होंगे सब यहाँ पे देखिए, अगला साइड का एक ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल साइड बना हुआ है। इसे क्या करते हैं कि इससे एक्सटर्नल वाले साइड से आप इंटरनल रेडियस चेक कर लेते हैं और इंटरनल वाले से एक्सटर्नल रेडियस आप चेक कर लेते हैं। तो इसका जो नाम है आपका, इस गेज का नाम रेडियस गेज है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। बाहरी चूड़ी क्वेश्चन है आपका कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, सेंडर गेज। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसका, बस आपको ध्यान में देना है कि एक्सटर्नल, देखिए बाहरी चूड़ी की बात की जा रही है और सटीकता से जांच करने की बात की जा रही है। यानी पहली बात तो चूड़ी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन देखेंगे चूड़ी वाला हिस्सा कौन सा है, थ्रेड रिंग गेज है। एक ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है, यानी कि थ्रेड रिंग गेज हो सकता है अथवा थ्रेड प्लग गेज हो सकता है। अब एक्सटर्नल थ्रेड की बात की जा रही है, यानी बाहरी चूड़ी को चेक करना है। तो थ्रेड प्लग गेज से क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड चेक किया जाता है। थ्रेड प्लग गेज से इंटरनल थ्रेड चेक करते हैं और थ्रेड रिंग गेज से हम चेक करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड को। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी होगा, थ्रेड रिंग गेज इसका सही आंसर होगा। सेंटर गेज से वो क्या बोलते हैं, सेंटर गेज से आपका जो ड्रिल बिट होता है ना, उसका भी एंगल चेक किया जाता है और लेथ मशीन पे सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, थ्रेड रिंग गेज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से पढ़ेंगे। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन तो बोला जा रहा है लेकिन यहाँ फिगर भी दे दिया है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यानी बाहरी व्यास को मापा जा रहा है। एक देखिए सिलेंड्रिकल जॉब है आपका और बाहरी व्यास को मापा जा रहा है। इसके पूछा जा रहा है किस विधि से मापी जा रही है। ऑप्शन है आपका वर्नियर कैलिपर है, तो दिखता ऐसा तो है नहीं कि ये वर्नियर कैलिपर है आपका। ये आउटसाइड कैलिपर, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए पैरेलल लेग कैलिपर है, ये ऑप्शन सी भी नहीं है।
ऑप्शन डी देखिए, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग द स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए सब स्लिप गेज लगे हुए हैं यहाँ पे, सेट बाय सेट, सब सेट बाय सेट का क्या करता है, पैक में करके इसमें स्लिप गेज लगाए गए हैं, और दोनों आपके एक जा इधर बने हुए हैं और एक जा आपका इधर बना हुआ है। इन दो जा के माध्यम से एज ए कैलिपर के रूप में, एज ए वर्नियर कैलिपर के रूप में बना के, दो जबड़ों को बना के इस जॉब का बाहरी साइड डायमीटर चेक किया जा रहा है। तो चूंकि स्लिप गेज का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, स्लिप गेज। पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग द स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़े बाहरी व्यास मापा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप देखिए, इसमें दिख नहीं रहा होगा, हम बता दे रहे हैं। इस ये आपका जो ए है, ये जो ऊंचाई है, इसी ऊंचाई की बात की जा रही है। यानी जो स्लिप गेज ब्लॉक बनाया गया है, स्लिप गेज का पूरा ब्लॉक, इस स्लिप गेज की पूरी ऊंचाई पूछी जा रही है। ये आपका ए लिखा हुआ है, आपका बी है ये, और ये 200 है। जो ये आपका साइन बार है आपका, ये जानते होंगे, ये आपका साइन बार है। तो साइन बार का जो साइज है वो 200 दिया हुआ है, 200 mm है आपका। और यहाँ पे देखिए स्लिप गेज एक ऊंचाई है, और साइन 25 डिग्री का एंगल का मान भी दे दिया है, 0.4226 इसका दे दिया है। आप जानते हैं कि जो साइन बार के लिए फार्मूला होता है, साइन आप जानते ऐसे, एक मिनट, जो साइन बार आपका होता है, जो साइन बार का फार्मूला होता है ऐसे, लंब बटा कड़, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये हिस्सा आपका क्या है, लंब वाला हिस्सा है, और हिस्सा आपका कड़ वाला है। तो लंब आपका क्या होगा, नीचे हो जाएगा, नीचे आप लिख देंगे ए हो जाएगा आपका आराम से, और जो ऊपर हिस्सा आएगा, ठीक है, एक मिनट नहीं, ये आपका साइन थीटा का जो फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटा कड़ होता है, तो लंब आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, कड़ है आपका। साइन बार जो होता है, जो साइन बार का साइज होता है, उसी को कड़ में यूज करते हैं हम। तो साइन 25 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप, 0.42 रख देंगे यहाँ पर, जो दिया हुआ है वैल्यू। और यहाँ पर बता देंगे आप लंब क्या है आपका, ए है, लंब की साइज तो निकालनी है, आपका ए हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर जो कड़ का साइज दिया हुआ है, साइन बार का साइज है 200 है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है छोटा सा, और बहुत छोटा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर ए देख रहे होंगे, तो ए का साइज निकालने के आप क्या करेंगे, तिर्रे गुणा कर देंगे, 200 का 0.4226 में आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 80, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है 84.52 कर दीजिए। यहाँ से 200 का गुणा, जो साइन 25 का मान है 0.4226, इसमें आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन बार की जो फार्मूला यूज होता है वो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ ही होता है, और कुछ है नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। फिलर गेज वही गेज है जिससे कि दो मेटिंग पार्ट के बीच में गैप को चेक किया जाता है। तो कई सेट में आते हैं, उन्हीं सेट का नाम पूछा जा रहा है, कितने सेट में आते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 सेट हैं आपके, 1 और 2। ऑप्शन बी में आपके 4 सेट दिए हुए हैं। ऑप्शन सी में आपके 5 सेट। ऑप्शन डी में 6 सेट दिए हुए हैं। तो इसमें का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन डी है, या सी, या बी, या ए है। यानी 2 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, या 5 या 6 सेट होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके क्या होते हैं, फिलर गेज के 4 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, जो कि आपका आंसर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, 1 2 3 4 सेट फिलर गेज के सेट होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है टूल स्टील का प्रयोग किया जाता है, हार्डन स्टील शीट का, या हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, या मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए है, तो चूँकि क्या मेजरिंग टूल है, तो मेजरिंग टूल कुछ
अच्छे स्टील से बनाए जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या है? हार्ड एंड स्टील शीट से बनाया जाता है आपका। ऐसा स्टील जो हार्ड हो, उस हार्ड एंड स्टील से आपका रेडियस और फिलेट गेज बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका 30 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन आज के सेट में थे। जब अगला वीडियो बनाएंगे, अगला सेट लेकर आएंगे, ऐसे लगातार हम पूरा वीडियो बनाएंगे इसका। तो यदि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने हों, पूरे पूरे वीडियो आपको देखने हों, पूरे क्वेश्चन देखने हों, तो आपको लगातार वीडियो देखना चाहिए। और वीडियो क्या बोलते हैं, को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपका यूट्यूब चैनल है, देखिए यहाँ पर फेसबुक भी दिया हुआ है, आपका ईमेल आईडी भी है आपकी, इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक वीडियो के लिए लाइक एंड कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।